स्टूडेंट्स, इस ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है और अब तक हम 4 प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 3rd पार्ट है। तो इससे पहले के 2 पार्ट भी आप देखिएगा तो प्रोनाउन चैप्टर आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम 5th स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये जान लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट। यह वह पुस्तक है जो मैंने खरीदी थी। रीड द बुक्स दैट यू लाइक। जो पुस्तक तुम पसंद करते हो वह पढ़ो। दिस इज़ द बॉय हुज ब्रदर इज़ टीचर। यह वह लड़का है जिसका भाई अध्यापक है। नंबर नेक्स्ट, शी मेट द बॉय हु स्टोल योर वॉच। वह उस लड़के से मिली जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई। द बेगर whom you saw is blind। जो भिखारी तुमने देखा वह ब्लाइंड है। अब देख लेते हैं इसके पहले वाक्य में। देखिए, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट। तो विच का संबंध किससे है? बुक से। जैसे दिस इज़ द बुक एंड सेकेंड आई बॉट द बुक। तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, विच से इसको संबंध जोड़ दिया। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द बुक्स। तो दैट का संबंध भी बुक से है। रीड द बुक्स यू लाइक द बुक्स। नेक्स्ट में देखते हैं, दिस इज़ द बॉय। अब हुज का संबंध बॉय से है तो हिज ब्रदर इज़ टीचर, लेकिन यहाँ हिज नहीं लगाया, हुज से ही संबंध जोड़ दिया है। नेक्स्ट में हु का संबंध है बॉय से। शी मेट द बॉय, वह उस लड़के से मिली। ही स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो हु का संबंध जोड़ दिया, ही नहीं लगाया। अब नंबर लास्ट में देखिए, द बेगर whom you saw is blind। तो 5वें सेंटेंस में you saw the beggar तथा the beggar is blind। तो यहाँ beggar नहीं लिखा है और whom से इसका संबंध जोड़ दिया है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं स्टूडेंट। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन से संबंध रखता है, प्रकट करता है, उस नाउन को एंटीसीडेंट यानी पूर्वगामी यानी पूर्व में हो चुका हुआ कार्य कहते हैं। इस नाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। जैसे एक बार एग्जांपल देख लेंगे। जैसे पहला ही देख लीजिए, दिस इज़ द बुक विच। अब विच का संबंध बुक से हो रहा है जो पहले हो चुका है। अब बुक के बारे में ही हम बाद में बोलेंगे। जो बुक, यह वह पुस्तक है जो मैंने खरीदी। तो बुक ये पूर्व, इसका एंटीसीडेंट है। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज जान लेते हैं। तो देखते हैं, हु तथा हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस, कर्ता-कारक के लिए होता है एंड हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक के लिए होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज़ द बॉय हु अब्यूज्ड मी। यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी। तो यहाँ हु का प्रयोग हो रहा है, देखिए, दिस यानी कर्ता कारक से। नेक्स्ट देखेंगे, दीज आर द बॉयज़। ये वो लड़के हैं हु केम बिफोर टाइम, जो समय से पहले आए। नेक्स्ट देखेंगे, गीता इज़ द गर्ल whom everybody loves। गीता वह लड़की है जिसको प्रत्येक प्यार करता है, पसंद करता है। नेक्स्ट देखेंगे, दोज whom the gods love die young। वो जो भगवान के प्यारे होते हैं यानी कि जिनको गॉड प्यार करते हैं, die young, जल्दी चले जाते हैं। स्टूडेंट, ये तो आपने सुना भी होगा कि जो भगवान को अच्छा लगता है वो इस दुनिया से जल्दी चला जाता है। तो यही सेंटेंस मैंने यूज़ कर लिया, आप लोगों की समझ में ठीक से आ जाए।
तो ये समझ में आ गया होगा, हु यानी कि कर्ता कारक और हुम हो रहा है कर्म कारक के लिए यूज़। अब नेक्स्ट देखेंगे विच का यूज। विच का प्रयोग छोटे पशु अथवा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम यू इज लॉस्ट। वह पुस्तक जो मैंने तुमसे उधार ली थी वह खो गई। यह वस्तु के लिए यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट, द हॉर्स विच आई बॉट लास्ट मंथ वॉन द रेस। वह घोड़ा जो मैंने लास्ट मंथ खरीदा था उसने रेस जीती। यह पशु के लिए यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे दैट का प्रयोग। स्टूडेंट, दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। द बुक दैट यू गेव मी इज़ वेरी यूज़फुल। जो पुस्तक तुमने मुझे दी वह बहुत यूज़फुल है। यह वस्तु के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट, गिव मी ऑल द पेन्स दैट आई गेव यू। तुम मुझे वो सारे पेन दो जो मैंने तुमको दिए थे। ये भी वस्तु के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हैप्पी इज़ द मैन दैट स्पीक्स द ट्रुथ। हैप्पी वह पुरुष है, वह आदमी है जो हमेशा, जो स्पीक्स ट्रुथ, जो सत्य बोलता है। ये व्यक्ति के लिए यूज हुआ। तो यहाँ दैट का प्रयोग हमने व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट देखेंगे एस का प्रयोग। स्टूडेंट, एस का प्रयोग सच और सेम के पश्चात होता है। देखते हैं। आई फील द सेम डिफ़िकल्टी एज यू फील। मैं वही समस्या फेस करता हूँ जैसे कि तुम। नेक्स्ट देखेंगे दिस इज़ सच अ मैन एज आई सॉ यस्टरडे। यह वैसा ही इंसान है या पुरुष है जैसा मैंने कल देखा था। तो यहाँ सच का एज का प्रयोग कहाँ हुआ है, सच और सेम के बाद। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे ईच ऑफ बॉयज़ कैन गो। लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे रीड ईदर ऑफ दीज बुक्स। किताबों में से कोई भी पढ़ो। नीदर ऑफ द टू सर्वेंट्स केम। दोनों नौकरों में से एक भी नहीं आया। अब आगे कुछ जान लेते हैं। ईच, ईदर, नीदर के पश्चात एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। ईदर का अर्थ है दो में से प्रथम या द्वितीय, और नीदर का अर्थ है दो में से न प्रथम न द्वितीय। यह ईदर का निगेटिव है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह बताता है कि काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। इसके बाद सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स का प्रयोग होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ्स, यू वर्क योर सेल्फ, यू वर्क योर सेल्फ्स। अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि आई का वैसे तो प्लूरल में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ सिंगल पर्सन है तो आई के साथ माई सेल्फ ही लगाएंगे। वी के साथ आवर सेल्फ्स, एक से ज़्यादा हो गए। यू वर्क और यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। तो यू वर्क योर सेल्फ एंड यू वर्क योर सेल्फ। अब नेक्स्ट देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर एम्फेसिस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, जोर डालते हैं, वे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका अंतर भी हम जान लेंगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले ये जान लेते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं।
इस प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगता है, परंतु ये प्राय क्रिया से पहले आते हैं। देखते हैं, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद किया। वी अवर सेल्व्स कैन डू इट, हम खुद कर सकते हैं, हम इसको खुद कर सकते हैं। शी हर सेल्फ रोड द स्टोरी, उसने कहानी खुद लिखी। अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं दो प्रोनाउंस में होता है, तो कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप आता है, जैसे मैंने ये कार्य खुद किया, अपने आप किया। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं, अकेला ही। इस पे ये एम्फेसिस करेगा। देखेंगे, आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो ये तो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने यह काम अपने आप किया। आई माई सेल्फ कैन डू इट, एम्फेटिक प्रोनाउन, स्वयं अकेला ही, मैंने यह कार्य स्वयं किया, अकेले ही कर लिया। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन क्रिया से पहले तथा संबंधित प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। ये देखिए, एग्जाम्पल में ही देख लेंगे। आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ क्रिया के बाद आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। एंड आई माई सेल्फ, और ये प्रोनाउन के बाद तुरंत आ गया और क्रिया से पहले आया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। तो आपकी समझ में आ गया होगा और कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एंड लास्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी परस्पर संबंध रखते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन लव्स ईच अदर, मोहन और सोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द बॉयज़ हेल्प्ड वन अनदर, बॉयज़ हेल्प्ड वन अनदर, लड़कों ने आपस में सहायता की, एक दूसरे की सहायता की। अब यहाँ ईच अदर किसके लिए यूज होगा एंड वन अनदर किसके लिए यूज होगा? स्टूडेंट, सिर्फ जब दो व्यक्तियों में बात हो रही होती है तब ईच अदर का यूज़ करते हैं, एंड दो से अधिक व्यक्तियों में बात हो रही होती है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर अब यही कंप्लीट होता है। हमारे सारे प्रोनाउन पढ़ लिए हैं हमने। इसके 2 पार्ट्स और हैं जो आप देख लीजिएगा, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं बनाए हैं, कि छोटे छोटे जब पढ़ेंगे तो समझ में ठीक से आ जाता है, अब एक साथ बना लो तो समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम आज का चैप्टर ख़त्म करेंगे और आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।